हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो बोला था कि एक बार हम सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं सुबह और एक बार शाम 6 बजे मिलने वाले हैं, तो हम फिर से 10 बजे कैसे मिल लिए रात को। तो हम यही बताने आए हैं कि अब कितने दिन ऐश मौज करेंगे, अब कितने दिन ऐश मौज करेंगे। अब हमने केमिस्ट्री शुरू कर दिया, फिजिक्स शुरू कर दिया, तो हम संस्कृत भी शुरू करने वाले हैं। यही बताने के लिए आए हैं। क्या बताने आए हैं कि हम संस्कृत भी शुरू करने वाले हैं, संस्कृत भी शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्द हम इंग्लिश भी लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द हम इंग्लिश को भी लेकर आ रहे हैं। अब सवाल आएगा कि भैया आपको तो सारे सृष्टि शुरू करना चाहिए। हम कर दे बच्चे, हम कर दे भाई, लेकिन यही है कि अगर ये सिलेबस जल्दी खत्म हो गया तो आप लोग भूल जाइएगा ना। और ये सब चीज क्या है, बाद में ये सब पे जोर दे देंगे, ये सब तो रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। संस्कृत इंग्लिश ये सब रिवीजन कर लेंगे लास्ट टाइम में, तो सब पूर जाएगा। और ये सब कितने मैक्सिमम 2 मंथ में ये सब क्या है, खत्म होने वाला चैप्टर है, मैक्सिमम 2 मंथ में। ठीक है दोस्तों, और वो भी बेहतरीन तरीके से खत्म होने का। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम संस्कृत और इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो संस्कृत को हम अब कब पढ़ने वाले हैं, रात के 10 बजे। अरे रात के 10 बजे तो आजकल कोई सोता नहीं। और जो तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उससे अच्छा तो यही है कि तुम थोड़ा सा 25 मिनट का वीडियो ही देख लो, फिर 25 मिनट के बाद क्या करना, रील्स स्क्रॉल करते रहना। ठीक दोस्तों, चलो भाई, अब हम लोग आते हैं संस्कृत पर। हम लोग संस्कृत को कैसे पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमने आपको बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे किसी भी चीज को। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में भी बताया कि केमिस्ट्री को हम लोग पहला चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने फिजिक्स में भी बताया कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ने वाले हैं। और हम फिर से अब संस्कृत में भी बताने वाले हैं कि हम संस्कृत को कैसे पढ़ाने वाले हैं। और इतना तो दावा है कि संस्कृत का बुक का एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आइएगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप एक भी बुक का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, गलत नहीं करिएगा। ठीक, बात रही व्याकरण की, तो व्याकरण भी पढ़ाएंगे, बट पहले हमारा फोकस रहेगा बुक पर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव को बनाने का सबसे अच्छा तरीका बुक है। क्या है, बुक है। ग्रामर में कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा डाउट आ ही जाता है, लेकिन अगर बुक अच्छा से क्लियर है तो कहीं भी संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलो हम बताते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे संस्कृत को। संस्कृत को हम पढ़ाएंगे कैसे, देखो। सबसे पहले तो संस्कृत में लगभग 14 चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर होंगे, 14 चैप्टर होंगे। कितने, 14। अगर हम एक चैप्टर को मैक्सिमम 5 दिन भी देते हैं, ऐसे जरूरत तो नहीं है 5 दिन की। संस्कृत में लगभग कितना दिन, लगभग 14 लेसन है। कितने लेसन है, 14 लेसन है। ठीक, 14 लेसन है। मान लो अप डाउन हो जाएंगे, एक ज्यादा या दो ज्यादा, या फिर एक कम या दो कम हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मान लेते हैं 14 चैप्टर। अगर हम एक चैप्टर को भी 5 दिन देते हैं तो देख लो 2 मंथ, 2 मंथ। ठीक, 10 दिन जाने दो ना, इतना तो जाने भी नहीं देंगे। ठीक है, 2 मंथ, कितना, 2 मंथ। बस आपसे 2 मंथ मांग रहे हैं आपके संस्कृत को खत्म करने के लिए, इससे ज्यादा दिन हमको नहीं चाहिए। अब 5 दिन का हम किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए नहीं लेंगे। पहले दिन में, 2 दिन में बुक खत्म, 2 दिन में बुक खत्म, तीसरे दिन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों खत्म। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों खत्म, किसी एक चैप्टर के लिए बता रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बता रहे हैं। तो सोच लो किसी में भी 3 दिन का हम कोई भी चैप्टर लेने वाले हैं, और 3 दिन में भी ये भी बता देते हैं मैक्सिमम इतना समय जा सकता है, 50 मिनट का एक वीडियो हो सकता है, जो बहुत टाइमिंग बता दिए, ये हमारा मैक्सिमम टाइम है। ठीक, अब हम बात करते हैं चैप्टर कौन कौन सा है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं। और क्या होता है ना, कई लोग श्लोक पे बहुत फोकस करते हैं, कोई जरूरी नहीं है श्लोक पे फोकस करने का। ठीक, और ना ये करने का कि हमको संस्कृत का एक एक लाइन याद होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक, बस संस्कृत की वो लाइन कह क्या रही है हिंदी में, वो जानना जरूरी है। ठीक, बुक को समझने का मतलब समझना है कि हमको सिर्फ हिंदी को समझना जरूरी है कि हिंदी में वो बुक, वो लाइन क्या कह रही है, संस्कृत में क्या कह रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदी में क्या कह रही है, हमें इससे मतलब है। ठीक, अब देखो पहला चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम। मंगलम।
अब मंगलम, अब देखो मंगलम क्या है, एक प्रकार का क्या है, उपनिषद है, गद्य है, क्या है, गद्य है, उपनिषद है, गद्य है, और या फिर हम उपनिषद कह सकते हैं। इसमें श्लोक है, इसमें क्या है, श्लोक का अध्ययन करना है। अब श्लोक का अध्ययन हम कैसे करेंगे, हम पहले श्लोक लिखेंगे, उसके मतलब को समझाएंगे, उसकी व्याख्या भी अच्छे से समझाएंगे ताकि आपका ध्यान कहीं और ना जाए। अगर जरूरत पड़ा तो हम एक दिन में 2 ही श्लोक पढ़ाएंगे, लेकिन समझाएंगे अच्छे से। क्यों, क्योंकि अगर आप समझ गए संस्कृत को तो आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना। और मेरे मानिए तो पहले जो हल्का सब्जेक्ट है ना उसे खत्म कर लीजिए, उसे क्या कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। और दूसरा चैप्टर कौन सा है, पाटलिपुत्रम। दूसरा चैप्टर क्या है, पाटलिपुत्रम। अब पाटलिपुत्रम क्या है, नाम से पता चल रहा है पाटलिपुत्र मतलब हमारे बिहार का पुराना नाम पाटलिपुत्र। तो साफ सीधी अगर शब्दों में कहें तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करने हैं, बिहार के राजधानी का अध्ययन करने वाले, बिहार के राजधानी का अध्ययन करने वाले। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार की राजधानी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है आलस कथा। तीसरा चैप्टर क्या है, आलस कथा। इसमें क्या है, आलस कथा, आलस कथा, आलस कथा, आलस कथा क्या है। अब देखो आलस कथा में ना 4 आलसी होते हैं, 4 आलसी होते हैं और उनकी ही बातें की जाती है। ठीक है, 4 आलसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आलस ही क्या करता है, मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, जो हम लोगों ने पहले भी सुना होगा। वही 4 आलसी के बारे में एक कहानी। ठीक, फिर चौथा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य लेखिका। अब देखो इसी नाम में इसका मतलब भी छुपा हुआ है। क्या, लेखिका हम किसे कहते हैं, लेखिका किसे कहते हैं, जो स्त्री लेखिका मतलब जो स्त्री लेखन पठन का काम करती है, जो लिखने का काम करती है उसे हम लेखिका कहते हैं। तो वही स्त्री जो लेखिका का काम कर रही है संस्कृत साहित्य के प्रति, उसी पर कहानी लिखी, उसी पर क्या किया गया है, कहानी लिखा गया है, उसे ही क्या कहा जा रहा है, संस्कृत लेखिका कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद है भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। अब देखो भारतीय संस्कार मतलब, भारतीय संस्कार मतलब क्या, अब सुनो, भारतीय संस्कार के अंतर्गत बहुत सारे वो मतलब कहते हैं कि 4 तरह के संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान 4 तरह के संस्कारों में बंधा होता है, और उन 4 तरह के संस्कारों में भी वो कई प्रकार के संस्कार करता है। जैसे कि आप लोगों का कभी मुंह जुट्ठी होता होगा तो वो भी भारतीय संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नामकरण संस्कार होता होगा वो भी किसी संस्कार के अंतर्गत आता है। मरणोपरांत जो अंतिम संस्कार होता है वो भी भारतीय संस्कार के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार के संस्कारों का हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संस्कार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद है, उसके बाद है नीति श्लोका। उसके बाद क्या है, नीति श्लोका। इसमें क्या है, महाभारत में जो विदुर थे, जिनको कि युधिष्ठिर अपने दादश्री मतलब अर्थात चाचा या काका कुछ भी मानते होंगे, उनके द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा कही गई नीतियां, मतलब उनके द्वारा कही गई क्या है, लाइन्स है। ठीक है, तो विदुर नीति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, विदुर नीति के हम लोग अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या क्या कहा गया है। उसके बाद है कर्मवीरा। उसके बाद क्या है, कर्मवीरा। कर्मवीरा मतलब जो कर्म करता है वो वीर बन जाता है, जो कर्म करता है वो क्या बन जाता है, वीर बन जाता है। ठीक, मतलब अपने कर्म से इंसान क्या बनते हैं, वीर बनते हैं। अब आज क्या है, करमवीर कथा, करमवीर कथा, करमवीर कथा, करमवीर कथा, सॉरी करमवीर कथा, करमवीर कथा, करमवीर कथा, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कर्म मतलब जो व्यक्ति कर्म से वीर हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद क्या था, कर्मवीर कथा के बाद क्या है, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद जी के बारे में। स्वामी दयानंद जी एक समाज सुधारक थे, उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा मंदाकिनी, मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी, मंदाकिनी वर्णम, वह वर्णन, वर्णन, मंदाकिनी वर्णन। अब मंदाकिनी वर्णन ये क्या है, अब बात को यहाँ देखिएगा, चित्रकूट नामक पहाड़ का नाम आपने अपने रामायण में सुना होगा। ठीक है, तो उसी को पहले मंदाकिनी पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। तो उसी के बारे में इस वाल्मीकि जी के द्वारा चर्चा किया गया है कि राम जी अपनी पत्नी सीता से मतलब भगवान राम माता सीता से क्या करते हैं, बात करते हैं, जिसमें वो उनको हे प्रिय,
हे सखी, मतलब इन नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो हम इस चीज का अध्ययन करेंगे किसमें, मंदाकिनी वर्णम नामक कथा में। उसके बाद है व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा। उसके बाद क्या है, व्याघ्रपथिक कथा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक शेर कीचड़ में फंस जाता है, फिर एक आदमी आता है, शेर बोलता है, वो शेर बूढ़ा रहता है, हाँ शेर बूढ़ा रहता है, वो घास का पूस का बना हुआ कंगन जैसा या अंगूठी जैसा कुछ भी वो दिखा के पथिक को बुलाता है लालच से, फिर उसको मार के खा जाता है। वही कथा को हम लोग क्या करने वाले हैं, व्याघ्रपथिक कथा में संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। ठीक ठीक है। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर, 11 नंबर चैप्टर क्या होने वाला है, वो रहने वाला है कर्णस्य दानवीर, दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता। अब भाई कर्ण भैया के तो कौन फैन नहीं हो, तो गाना भी सुन लिए होंगे आप लोग कि दुर्योधन के साथ खड़ा कर्ण, जैसा इस तरह का कोई करके गाना है। तो उसी गाना जो कर्ण भाई साहब थे जिन्होंने अपना कवच कुंडल निकाल के इंद्र जी को दे दिया था, उसी कहानी को हम लोग क्या करने, उसी को हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। दान वीरता, कर्णस्य दान वीरता। ठीक। उसके बाद 12वां नंबर चैप्टर, 12वां नंबर चैप्टर है विश्व शांति, विश्व शांति मतलब हम विश्व की शांति का अध्ययन करेंगे। देखो एक चीज ध्यान करो कि विश्व शांति, सारे के सारे चैप्टर का अर्थ उसी में छिपा हुआ है, उसी में क्या है, छिपा हुआ है। अब 13 नंबर चैप्टर क्या है, 13 नंबर चैप्टर क्या है, 13 नंबर चैप्टर होगा शास्त्रकारा, शास्त्रकारा। इसमें हम लोग शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब शास्त्र कितने तरह के होते हैं, तो इस तरह का हम लोग शास्त्रकारा में अध्ययन करेंगे। ठीक। अब 13 ही बचा, 13 ही हुआ, 14 लेसन है, लगता है कोई छूट गया, एक बार देख लेते हैं कौन सा छूटा है। पहला हो गया मंगलम, गद्य, जिसको कि हिंदी में हम लोग गद्य और उपनिषद कहते हैं। दूसरा होता है पाटलिपुत्रम, बिहार की राजधानी का अध्ययन करेंगे। ठीक। तीसरा है आलस्य कथा, आलस्य कथा जिसमें कि 4 आलसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फिर चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें हम लोग संस्कृत साहित्य की लेखिका का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक। उसके बाद लगता है एक चैप्टर छूट गया यहाँ पर, जिसका नाम है भारत गीतम। इसका नाम क्या है, भारत गीतम, यानी भारत की महिमा। इसको हम क्या कर देते हैं, क्यों करते हैं, इसी को करते हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर ये हो गया 14, और यहाँ पर हम कर देते हैं एक 5वां, जिसका नाम है भारत गीतम, भारत गीतम। ठीक। भारत गीतम का अर्थ क्या, भारत महिमा, भारत की महिमा का अध्ययन करेंगे हम लोग। किसका अध्ययन करेंगे, भारत की महिमा, भारत में क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या है, इस चीज का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, भारत गीतम में करेंगे। उसके बाद भारतीय संस्कार, अभी तो बताया, चाहे अंतिम संस्कार हो, कर्ण भेदन नामक संस्कार का भी नाम सुने होंगे, मुजुट्ठी जो आप लोग करते हैं, ये सब मुंह जूठन संस्कार, ये सब क्या होता है, संस्कार होते हैं भारतीय संस्कार के अंदर। फिर नीति श्लोक, फिर कर्म वीरस्य कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपति कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्रकार नामक 14 के 14 अध्यायों को हम अच्छा से पढ़ने वाले हैं, और कल से ही पढ़ने वाले हैं। रात 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया संस्कृत का पूरा इंट्रोडक्शन हमारा, और हम कितने समय में संस्कृत पूरा खत्म करने वाले हैं। और एक बात जो हमने शुरू में बताई, फिर से बता रहे हैं कि इंग्लिश भी बहुत जल्द आने वाला है। क्या आने वाला है, इंग्लिश, और बहुत जल्दी हम एसएसटी और मैथ को भी लेकर आपके सामने इंट्रोडक्शन उसका लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और चाहे तो इस इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर को अपनी नोट के आगे में लिखिए, ताकि आपको पता रहे कि हर एक चैप्टर क्या कहता है क्या नहीं। तो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, और इसी तरह पढ़ने के लिए हमारा साथ दीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।